सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख अभी खबरों का करते हैं। सबसे पहले खबरों में हर रोज की तरह ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के बारे में बात करेंगे। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे इजराइल साइड पे बैठ के सिर्फ मैच देख रहा हो ईरान और अमेरिका का। ट्रंप लगातार अपनी धमकियां दे रहे हैं, जिसको पंजाबी में गिद्दड़ धमकियां भी बोल सकते हैं हम। क्योंकि हर बार कभी 48 घंटे, कभी कुछ दिन, कभी कितना टाइम, और अब कह रहे हैं कि ईरान में आज रात पूरी सभ्यता खत्म होगी। इस जो धमकी है इसको कितना सीरियस लेना चाहिए, और जो हम बिहेवियर देख रहे हैं ट्रंप का, आप उसको कैसे आंक रहे हैं? जैसे ट्रंप बेबस से नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी ही स्थिति है या फिर वो सिर्फ हाथी के दांत हैं जो दिखाने वाले और खाने वाले और हैं? देखिए, अमेरिका का अलग मसला है और इजराइल मिडल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया में जिस किस्म से अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, वो के साइड में बैठ के युद्ध नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी अपनी किस्म की कार्रवाइयां हैं। उसको अलग अलग मोर्चों पे अपनी जगह वहां पर बनानी, तो उसमें भी वो लगा हुआ और हमले लगातार इजराइल कर रहा है। खैर, पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज्यादा अमेरिका की तरफ से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदली जा चुकी है, जहां अलग, ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता हो। ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल जटिल इतिहास का सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। तो ये जो धमकी है, ये अमेरिका ने दी है। ट्रंप की धमकी पर साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने भी जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा जवाब मिलेगा जिसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो खैर, दोनों तरफ से जवाब देने का सिलसिला जारी है। ईरान में भारतीयों को तो 48 घंटे तक सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई है। ये नई एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ने भी वहां पर जारी की है। ईरान में कई जगह पे अटैक हुए हैं। अगर हम बात करें कि राजधानी तेहरान की कई इमारतों को अमेरिकी हमलों ने नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने बुश एयर नेवी बेस पर हमला किया है। एयरफोर्स बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन के अंडरग्राउंड स्टोरेज वहां मौजूद हैं। तो इजराइल भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। हालांकि ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल के पेटा टिकवा शहर पर मिसाइलें दागी हैं और वहां पर बड़ा नुकसान किया है। तो ईरान में भी लगातार कई जगहों पे अटैक हो रहे हैं और ईरान भी लगातार कई जगह पर अटैक कर रहा है। अभी तो जो ये एडवाइजरी है भारतीयों को जो ईरान में दी गई 48 घंटे तक सुरक्षित जगह रहने की, ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ तो हलचल वहां हो रही है। देखिए, बहुत अलग अलग किस्म का चीजें वहां हो रही हैं। 2 फ्रांसीसी नागरिकों को 3 साल बाद ईरान ने रिहा किया है, ये भी एक मामला है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, ये बात भी तेहरान टाइम्स में आज छपी है। तो देखते हैं कि क्या किस किस्म का घटनाक्रम आज होता है, लेकिन दुनिया भर की निगाहें ट्रंप के इस ट्वीट के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के ऊपर टिकी हुई हैं। ईरान में लगभग जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 10 इम्पोर्टेंट जो रेलवे पुल हैं और लाइंस हैं उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। और भी मतलब इजराइल पर लेबनान में फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है। तो मतलब जैसे फास्फोरस बम तो बहुत खतरनाक होता है। जी। ये तो मतलब जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये आग पकड़ लेता है।
और ऐसी आग होती है जिसको पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता, और ये इतना अधिक मतलब टेम्परेचर पैदा कर देता है, तकरीबन 2700-2800 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर, जिसमें जो शरीर होते हैं उनकी हड्डियां तक नहीं बचती। जी। ठीक है, मतलब लोग इवेपोरेट तक हो जाते हैं, इतना फास्फोरस बम। तो लेबनान में कई जगह पे मतलब फोटो भी इसके वायरल हुए हैं कि इजराइल ने लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा था ना कि वेस्ट एशिया में इजराइल अपने किस्म से चीजें कर रहा है, तो जो इजराइल है उस वो लेबनान के फ्रंट को ज्यादा सीरियस देख रहा है। और यही है कि आज आज रात को क्या होने जा रहा है, उसी को लेकर ही सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यही है कि ईरान में रेलवे सर्विसेज को रोका गया है, और भी कई ऐसी सेवाएं जिनको रोका गया है। जी। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने सिर्फ ज्यादातर मिलिट्री बेस को, ईरान के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, लेकिन हमें पता है कि पब्लिक और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरान में टारगेट किए गए हैं। खैर, जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर में बम हमले के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला कर दिया। ये स्थिति किस दिन कंट्रोल आएगी मणिपुर में? ऐसी घटनाएं क्यों लगातार वहां घटती रहती हैं? देखिए, लगातार मणिपुर में जो वायलेंस है वो 2023 के बाद हमें देखने को मिल रहा है, और तकरीबन 2.5 साल के आसपास का समय बीत चुका है। वहां पर शांति, मतलब ऐसे परमानेंट पीस जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। वहां पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसमें यही है कि ये बताया जा रहा है कि मणिपुर का बिष्णुपुर जिला है, जहां पर देर रात उग्रवादियों ने एक घर के ऊपर बम फेंके थे, जिसमें 5 साल के एक लड़के और 6 महीने की एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जब घर में बम फटा तब बच्चे अपनी मां के साथ बेडरूम में सो रहे थे। मां बुरी बुरी तरीके से घायल हैं, जख्मी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दोनों छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद फिर एक प्रोटेस्ट भी फूटा सीआरपीएफ कैंप के पास, वहां पर फायरिंग की, तो फायरिंग में 2 लोगों की और मौत हो गई है। तो वायलेंस लगातार वहां पर हो रहे हैं, ट्रक भी साड़े गए हैं, ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है, सड़कों के किनारे जो ऑयल टैंकर जिनमें आग लगाई गई थी वो सब दिख रहा है। तो मणिपुर में बहुत ऐसे जो ये 2 नन्हे बच्चों की हत्या की खबर है, ये बीएसएफ के जवान के घर की खबर है। तो लगातार वायलेंस हो ही रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दावा कर देते हैं कि वहाँ सब ओके है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वहां पर कुकी और मैतेई का जो संघर्ष है वो 3 मई 2023 से चल ही रहा है। बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, और ये पूरा इलाका अभी भी वायलेंस की चपेट में है। जी। जी। और आगे इससे बढ़ें तो बात असम पुलिस की करते हैं। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद ऐसा हम बवाल देख रहे हैं कि असम पुलिस उनके घर पर आ जाती है और रेड की जाती है। पूरा हेमंत वर्सेस पवन खेड़ा बना हुआ है, खेड़ा को पेड़ा तक बोला गया। हाँ, बिल्कुल। जो ये खबर है, ये असम में बेसिकली चुनाव चल रहे हैं, आपको पता होगा। हालांकि असम में अब आज चुनाव प्रचार पे आज रोक भी लग गई है, क्योंकि वहां पर प्रचार थम गया, क्योंकि बात करें तो अब 9 तारीख को, 9 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, तो 48 घंटे पहले चुनाव रोक दिया जाता। आज 7 तारीख होगी, तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। तो 9 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस के नेशनल टीम जो मीडिया की है, उसके चेयरपर्सन है पवन खेड़ा, वो असम में गए हुए थे। उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं असम में, उनकी पत्नी को लेकर खुलासा किया कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, उनकी शेल कंपनियां हैं, और वो टैक्स हेवन भी कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए के आरोप पवन खेड़ा ने लगाए। उसके बाद जो है हेमंत बिस्व शर्मा, असम असम के मुख्यमंत्री, वो पवन खेड़ा के ऊपर हमलावर हुए। उन्होंने दिल्ली में उनके आवास के ऊपर असम की पुलिस भेज दी। हालांकि जब इलेक्शन हो रहा होता तो पुलिस किसी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होती, वो पुलिस चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो पता नहीं चुनाव आयोग ने क्यों पुलिस भेजी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के पास। इलेक्शंस में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। खैर, तो आज पूरे दिन देखने को मिला कि असम पुलिस घेरे बनाकर पवन खेड़ा के घर के बाहर खड़ी रही। अभी तो यही कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस
को बहुत ज्यादा घेरते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। उनकी जो पत्नी है रिनिकी भुइयां, वो भी लगातार हमलावर दिख रही हैं। खैर आगे क्या होगा वो तो पता लगेगा, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं इसको पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, और बहुत फोल लैंग्वेज का, बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े सवाल हैं। अगर गलती से सरकार नहीं आई बीजेपी की असम में, तो फिर तो हेमंत बिस्व शर्मा के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो 3 पासपोर्ट वाली बात है वो उसके बारे में बहुत बार ये चीजें उछल चुकी हैं। इवन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बारे में भी हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत खराब कमेंट किया, उनको पागल तक बोला है। तो खैर ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जी। बाकी जो असम है, केरल है, पौंडीचेरी है, 9 अप्रैल को इनमें चुनाव होने जा रहा है। तो आज 7 अप्रैल को वहां पर प्रचार थम गया है। केरलम में बेसिकली ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और जो लेफ्ट है सीपीआईएम, उन दोनों के बीच में मुकाबला है। और असम में आपको पता ही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। तो और लगातार अलग अलग किस्म की चीजें, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2 फेजेज में चुनाव है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। बाकी तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव होने जा रहा है। तो खैर ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, 4 मई को इनके रिजल्ट आएंगे। तो सबकी नजरें इन 5 विधानसभा चुनाव के ऊपर टिकी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे ये चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुरंत भारत में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, इन सब के दाम बढ़ेंगे। इन विधानसभा चुनाव के चक्कर में बीजेपी ने दाम नहीं बढ़ाए हैं। जी। और अगली बात करें हमारे इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश कुमार की, उनको हटाने जाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था उसको बिना कारण बताए ही खारिज कर दिया गया है। हाँ, संसद में लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव को बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया है। विपक्षी अपोजिशन पार्टियों के 193 सांसदों ने दस्तखत किए थे, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस प्रस्ताव को सोमवार को खारिज कर दिया गया है। हालांकि कोई कारण नहीं बताया गया है। ये जो प्रस्ताव था ये 6 अप्रैल को खारिज हुआ है, और 12 मार्च को ये राज्यसभा में नोटिस दिया गया था, जिसमें 63 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। लोकसभा में 130 लोकसभा सांसदों ने इस पे साइन किया था और एक अलग नोटिस पेश किया था। तो तकरीबन 193 जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनको हटाने के लिए मोशन लाने की बात हुई थी। खैर राज्यसभा में भी जो आज बुलेटिन जारी किया उसमें भी कहा है कि इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है, और लोकसभा में भी। यानी कि जो लोकसभा के बेसिकली जो स्पीकर है ओम बिरला, वो बीजेपी से आते, तो साफ दिख रहा है कि वो ज्ञानेश कुमार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। होता यह है कि अगर कोई भी महाभियोग नोटिस चलाया जाना होता तो कम से कम 100 एमपीज के हस्ताक्षर चाहिए होती हैं, जबकि और राज्यसभा में इनकी संख्या 50 होनी चाहिए। तो वैसे तो राज्यसभा में भी 63 सांसदों ने 50 से ऊपर है, और लोकसभा में 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साइन चाहिए होते हैं। तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 130 से अधिक एमपीज ने साइन किए। तो ये तो जो कोरम है वो तो पूरा कर रखा है। फिर भी ये क्यों खारिज किया गया है, क्यों ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है वहां पर उनको हटाने का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया? तो ये है इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और बंगाल में तो आपको पता है कि ज्ञानेश कुमार क्या खेल कर रहे हैं। तो उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सागरिका घोष, जो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी भी हैं। वो लगातार हमलावर दिख रही हैं। उन्होंने इसको लेकर काफी लिखा है सोशल मीडिया पे भी। कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी लिखा है। डेरेक ओब्रायन है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो खैर यही है कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर आप लगाइए कि पिछले अगस्त से ही लगातार वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, और जनता को गुमराह करने और संविधान का अपमान बताने की चीजें लगातार उनके खिलाफ चिपकी हुई हैं। लेकिन जो मौके की केंद्रीय हुकूमत है, वो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार का
बचाव करते हर जगह पे नजर आती है। इस मामले में भी ऐसा ही दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि जो सरकार है लगातार उनका बचाव कर रही है। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो मोहन भागवत के बयान की बात करते हैं। संघ डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा। किसके दरवाजे पर खड़ा रहने की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो संत समाज है वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। जब संतों के समागम होंगे तो जो संघ है, आरएसएस है, वो मतलब वहां पर सिक्योरिटी संभालेगा और वो खड़ा हो जाएगा डंडा लेकर गेट पे, यानी कि वो व्यवस्था को संभालेगा। तो ये इस किस्म की माहौल बनाने की कोशिश की है। संत मलुकदास की 452वीं जयंती थी। वृंदावन के मलुक पीठ में उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे थे और वहां पर बहुत सारे संत समाज के लोग थे। उनको उनको उन्होंने संबोधित किया और वहां पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया को एक सुंदर अनुभव कराए। संत और संघ मिलकर काम करेंगे, संत अपना कार्य करेंगे और हम डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े रहेंगे। यही हमारी ड्यूटी है। यानी कि संत प्रवचन करेंगे, वो व्यवस्था बनाएंगे, यानी स्टेज बना के देंगे और संत अपना ज्ञान दें। ऐसा उन्होंने मतलब अपनी बातचीत में कहा है। जो संत कृष्ण भक्त संत मलुकदास जी थे, वो उनका जन्म कौशाम्बी के खत्री परिवार में हुआ था और उनकी साधना स्थली वृंदावन रही है, वहाँ वहीं पर उनका पीठ है। तो उनकी संत मलुकदास के काफी ऐसे दोहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वो सबसे मशहूर दोहा उनका माना जाता है। मामला आप देखिए कि क्या है, जो विश्व गुरु वाली फीलिंग है वो कहाँ से आ रही है। जो फिलोसफिकल अगर आप इसके चीजें ट्रैक करेंगे तो वो दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलोसफी है एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिज्म, वहां तक जाते दिखेगी। एकात्म मानव एक इसको बोलते हैं एकात्म मानवतावाद। तो वहां से ये फीलिंग लेते हैं और इसमें है क्या, इसमें यही है कि जो पूरी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है कि भाई भारत विश्व गुरु अपनी इस एकात्म मानवतावाद के ऊपर बनेगा। तो इन्होंने इसकी फाउंडेशन ये बना रखी है कि देखो दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं, खासकर वेस्ट यूरोपियंस और अमेरिकन्स, उन्होंने इंसान को एक ब्रेड ईटिंग मैन में तब्दील कर दिया है। ठीक है, और वो तो मशीन बना दिया है। तो ब्रेड ईटिंग मैन को और आपस में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ उनको देखना पड़ेगा वेस्ट को, और भारत बताएगा कि कैसे जिए कैसे वो करें। खैर अब भारत की स्थिति हम सबको पता ही है और किसको किसकी जरूरत है ये भी पता है। थियोलॉजिकल डिबेट में यहाँ पर नहीं छेड़ना चाहता। अगर आप थियोलॉजिकल डिबेट्स भी आप करेंगे तो जो एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिज्म को जितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है वो बहुत खोखली साबित होती है। जो इवन दीनदयाल उपाध्याय इनके जो फिलोसफर थे, उन्होंने ज्यादातर चीजें महात्मा गांधी और विवेकानंदा की कट कॉपी पेस्ट कर रखी हैं, ऊपर नीचे कर रखी हैं, कुछ राधा कृष्ण से ले रखी हैं। तो एकात्म मानववाद को लेकर जो पूरा मामला है, उसमें जैसे गांधी ने कहा आखिरी व्यक्ति की जो बात की थी, ठीक है, उस उन्होंने अंत्योदय की कही, उन्होंने भी अंतिम व्यक्ति के विकास की बात कही। और जो मूल सिद्धांत है वो यही है, समष्टि की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्ता। मतलब धर्म सबसे सर्वोच्च होगा इसमें। और सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों की सेवा। मतलब सुनने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे जब मैं इन पूरे एकात्म मानववाद का अगर आपको पूरा दर्शन रखूंगा। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मैंने बताया कि जो एकात्म मानववाद था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश था कि देखो वेस्ट के पास तो कुछ भी नहीं है और हम बताएंगे कि जीवन कैसे जीना होता, जीवन दर्शन नहीं है, तो उसको जीवन दर्शन बना के पेश किया। खैर इसमें बहुत सारे इसको लेकर जो वेस्ट के फिलोसफर्स हैं या फिर इवन रैशनल फिलोसफर्स हैं, उन्होंने काफी मजाक भी उड़ाया कि 21वीं सदी में इस किस्म 20वीं सदी में या 21वीं सदी में इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। खैर यही है कि संतों के प्रवचनों से ना तो एआई की स्किल्स बच्चे सीख सकते हैं, ना कोई जहाज बन सकता है, ना कोई इवन
ना बिजली बन सकती है, ना कुछ भी हो सकती है। उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाना पड़ेगा। संतों के प्रवचनों से एक काम तो हो सकता है, जिनके पास कोई काम नहीं है उनका टाइम पास बहुत बढ़िया हो सकता है। खैर, मेरे को लगता है कि जो कर्म प्रधान जो मुल्क हैं वो ज्यादा तरक्की करें, जहाँ पर क्रमशीलता है। जहाँ पर धर्मशीलता है वहाँ के हालात हम सबको पता ही है। खैर, मेरे को लगता है कि 21वीं सदी में इंसान भी बहुत प्रैक्टिकल है। अपने जीवन उनके जो दिन के 24 घंटे होते हैं उनमें कोई पाठ भोज नहीं कर रहे होते। सब अपने जीवन में दिन में 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे होते हैं। अगर प्रभु का सिमरन भी करना होता है तो 2-4 मिनट 10 मिनट कर लेते हैं, हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो खैर, मैं मतलब कोई ये नहीं कह रहा कि आदमी को नास्तिक हो जाना चाहिए। धर्म की अपनी जगह है, अलग अलग आदमी को अलग अलग जीवन दर्शन प्रभावित कर सकते हैं। किसी को बुद्ध पूजा में मजा आ सकता है तो किसी को बुद्ध पूजा के खिलाफ वाली जितने भी फिलोसफीज हैं या धर्म दर्शन है उनमें मजा आ सकता है। किसी को बौद्ध के दर्शन में मजा आ सकता है। तो अलग अलग दर्शन है, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि 21वीं सदी का आदमी प्रैक्टिकल मैन है। जैसे ये कह रहे हैं कि तो ब्रेड ईटिंग मैन है, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल मैन है। उसको ये पता है कि उसका फायदा किस चीज में है, उसका फायदा काम करने में है, तो अपने काम करने पे ज्यादा ध्यान देता है। बाकी ठीक है, इन सबके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता है। जी। और हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, पंजाब में भी इस समय जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत तेजी से बारिश हो रही है। ये मौसम किस ओर करवट ले रहा है? हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मतलब हिमालय और हिमालय के मैदानी इलाके जी। दोनों में आप देखेंगे तो एक सप्ताह से बारिश हो रही है। तकरीबन 10 दिन पहले भी बारिश का एक 2-3 दिन गुजरे थे। नुकसान देखिए दोनों जगह पे हो रहा है। हिमालय की पहाड़ियों में नुकसान हो रहा है, हिमालय के मैदानों में भी नुकसान हो रहा है। हिमालय की पहाड़ियों में जगह जगह लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं। कुल्लू हो या फिर चंबा हो, अनेकों जगह पे बड़े हादसे हुए हैं, बड़े पत्थर गिरे हैं। और यहाँ तक कि चंबा में तो सियूर पुल है वो रावी नदी के अंदर समा गया है, वो वहां पर टूट गया है। तो और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो हिमालयज में नुकसान हो रहा है, और हिमालय के जो मैदानी इलाके हैं, फर्टाइल प्लेन्स, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ पर गेहूं की फसलें तैयार खड़ी थी, लेकिन इस बेमौसमी बारिश के कारण कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि फसलों में नुकसान हुआ है। पकी हुई फसलों में पानी खड़ा हुआ है। कई जगह पे तेज हवाएं चली, आंधी आई, तो उसका असर ये है कि गेहूं की जो पकी हुई फसल थी, वो जो पौधे थे वो बिछ गए हैं, तो लेट गए हैं, तो उनकी कटाई में भी दिक्कत आएगी और अभी नुकसान भी होगा। तो खैर, गिरदावरी की मांगे उठ रही हैं हर जगह पे कि भाई गिरदावरी होनी चाहिए। कितना नुकसान हुआ है, कई जगह तो ओले भी गिरे हैं। ओलों की भी खबर हमने 2 दिन पहले बताया था कि फाजिलका वाला इलाका है, फरीदकोट वाला इलाका है, हरियाणा में भिवानी चरखी दादरी वाला इलाका है, नारनौल वाला इलाका, वहां पर ओले भी गिरे हैं। जी। और अगली बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की फैमिली की ओर से नया सियासी रास्ता इख्तियार किया गया है, एक पार्टी बनाई गई है। देखिए, वैसे तो ये जो पार्टी है ये 9 साल पुरानी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। उसका पोस्टर शेयर किया है, और नवजोत कौर सिद्धू ने ये पोस्टर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इसी पार्टी का झंडा उठाकर पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। तो खैर, अब ये अटकलें तो उनकी बीजेपी में जाने की लग रही थी, लेकिन उन्होंने नई जो पार्टी है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, उसका बैनर शेयर कर दिया है। उसके जो प्रेसिडेंट है अमलान विश्वास, उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो खैर, यही है पार्टी का, कोई ऐसा ना कोई बेस है ना कुछ और है। पार्टी कह रही है कि हम देश भर में नया विकल्प तैयार करेंगे, पता नहीं कैसा कौन सा विकल्प तैयार करेंगे। कोई अब अगर कहें कि कोई मतलब इस पार्टी का कुछ लेना देना हो, कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2015 में रजिस्ट्रेशन हुई थी, 2019 में इन्होंने चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन देखें तो कुछ भी नहीं, कोई भी वोटें नहीं आई थी। शायद 200-300 वोटें इस पार्टी को पड़ी थी चंडीगढ़ के लोकसभा में। बाद में ये फिर जो पार्टी बनाने वाले लोग थे इधर उधर हो गए थे, दोबारा से दिख रहे हैं कि मंच पे। नवजोत कौर सिद्धू, देखिए पूरा मामला कांग्रेस के साथ विवाद में तब आया जब उन्होंने कांग्रेस के ऊपर 500 करोड़ रुपए में कुर्सी बेचने का आरोप लगाया। खैर, जी। जी जी। हाँ, कैप्टन को सीएम पद से हटाने से ही सारा मामला शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा वो हाइलाइट्स हुए थे नवजोत सिद्धू 2021 में।
उनके पूरे चांस ऐसे माना जा रहा था कि वही बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने। खैर उसके बाद देख रहे हैं कि जो लगातार नवजोत सिद्धू हैं वो बैकफुट पर चल रहे हैं। हालांकि वो शेर और शायरी करते रहते हैं, कांग्रेस को लेकर ही वो अजीबोगरीब बयानबाजी करते रहते हैं। तो वो अलग इस पार्टी में चले भी जाएंगे तो कुछ होना नहीं है। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का उन्होंने फोटो तो शेयर कर दिया है, लेकिन इस पे इसका बनना कुछ नहीं इनका। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।